बिटिया कुछ है क्या खाने को? दोपहर 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू के कमरे में आवाज़ लगाते हुए कहा। ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया। फिर अब 3 बजे हैं। जो रोटी सब्जी बनाई थी ख़त्म हो गई है। और आपको कोई काम तो नहीं है सिवाय खाना खाने के? रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे। अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नज़रें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले, पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे स्मरण हुआ, ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं हैं क्योंकि उन्हें फ्रेश चीज़ें खाने का शौक़ है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ, जंक फूड। वे तो उन चीज़ों के शौकीन हैं। ये फल में वे देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है तो वे क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बच्चे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वे क्या खाएंगे फल में भी? तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलवट्टे पर पीसी और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को पकड़ा दिया और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया। सुधा रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नज़र बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह काम वाली से ना जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं। तो वही घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली सुधा सोचती है, उसकी तो नौकरी भी यही है और ज़िंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें साथ छोड़ जाए। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर ले। वहीं बुजुर्ग रामेश्वर बाबू सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन ही तो काटने ही हैं, भूखे रहकर मरने से अच्छा आखिर वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है ले लो। और वह अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना, तो ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली सुधा जैसी देना। अपने बच्चों को बचपन से ही बड़ों का आदर करना सिखाइए। उन्हें दादा दादी नाना नानी के साथ समय व्यतीत करने देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उनमें व्यवहारिक शिक्षा अपने बड़ों से ही मिल सकती है। उनका आदर हमें हमेशा करना चाहिए। जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता उसका घर कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जहाँ सेवा है वहीं सच्ची सुख है। बुजुर्गों की सेवा जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। अब अगली कहानी। माँ, तुम भी ना अब तो ये सिक्के जमा करने की आदत छोड़ दो। कोई नहीं कहेगा कि तुम एक डीएसपी की माँ हो। अंकुर ने झुंझलाकर कहा। सही कह रहे हो अंकुर। उसकी पत्नी रिया भी बोल पड़ी।
मेरी फ्रेंड उस दिन आई थी। जब मम्मी जी की गुल्लक देखी तो हंसते हंसते बोली, तेरी सास आज भी मिट्टी की गुल्लक रखती है। अब भला डिजिटल ज़माने में कौन सिक्के जमा करता है। और माँ, भगवान के लिए किसी के सामने अपना पर्स मत खोला करो। अंकुर ने फिर कहा, तुम्हारे पर्स में तो मुड़े तुड़े 5-10 रुपए के नोट रहते हैं। कितना शर्मिंदगी उठानी पड़ती है हमें। तुम्हारा स्टैंडर्ड भले ही लो हो, हमारा तो है। लेकिन श्यामा देवी मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं। उनकी मुस्कुराहट में जैसे सैकड़ों शब्द छिपे थे जिसे कोई समझना नहीं चाहता था। श्यामा देवी अपने बेटे अंकुर, बहू रिया और 2 प्यारे प्यारे पोता पोती के साथ एक सुंदर घर में रहती थी। बेटा पुलिस अफसर था। परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ आज भी श्यामा देवी के पास थी, मिट्टी की गुल्लक, जिसमें वे एक एक करके चिल्लर डालती थी। उनका ये शौक सबके लिए हंसी का विषय बन गया था। एक दिन रिया के भाई भाभी घर आए। बच्चे खेलते खेलते दादी के कमरे में पहुँचे और गलती से गुल्लक तोड़ बैठे। सिक्के ज़मीन पर बिखर गए। श्यामा देवी की आंखें भर आई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बच्चे घबरा गए और सिक्के समेटने लगे। लेकिन फिर रिया ने ताना मारा, मम्मी जी, बच्चों के सामने इस चिल्लर के लिए क्यों रो रही हो? माँ, ये बस कुछ सिक्के ही तो हैं, इतना ड्रामा क्यों? अंकुर भी बोल पड़ा। रिया का भाई समझदारी से बोला, अरे चलो रहने दो यार, शायद आंटी को अच्छा लगता है तो वो जमा करती हैं। लेकिन रिया फिर भी नहीं रुकी। भैया अब सोचो, इतने बड़े अफसर की माँ के पास गुल्लक हो, उनके पर्स में पड़े मुड़े तुड़े नोट देखकर तो मुझे खुद शर्म आती है। कितना शर्मिंदा होना पड़ता है लोगों के सामने। तभी श्यामा देवी बोल पड़ी, रिया बेटा, तुम्हारे अनुभव मेरे जैसे नहीं हैं। तुम जिसे चिल्लर कहकर नज़रअंदाज कर रही हो, कभी हम उसी के लिए तरसते थे। जब मेरी शादी हुई थी, तुम्हारे ससुर कॉलेज में पढ़ते थे और संयुक्त परिवार में हम सबसे छोटे थे। ना कोई पॉकेट मनी, ना कोई सम्मान। तीज त्योहार पर मैं खामोश रह जाती थी, जबकि बड़ी बहुओं के लिए सब कुछ आता था। पैसों की कमी क्या होती है वो तब समझ में आई जब मुझे अपने मायके जाने के लिए तक अपनी जेब में पैसे नहीं मिलते थे। तुम्हारे ससुर जी को तो मायके ले जाने तक की अनुमति नहीं मिलती थी, ये कहकर के फालतू खर्चा है। फिर एक दिन तुम्हारा पति 5 साल का बच्चा एक टॉफ़ी के लिए 50 पैसे चुराकर मिट्टी में छुपा रहा था ताकि बाद में खा सके। उसकी ताई ने उसे बेरहमी से मारा था। मैं देखती रही, कुछ कर नहीं सकी। लेकिन उस दिन तुम्हारे ससुर ने पहली बार आवाज़ उठाई। हमें घर से निकाल दिया गया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। हमने गरीबी देखी है बेटा, एक एक सिक्के जोड़कर जीना सीखा है और शायद तभी से मैं इन सिक्कों से जुड़ गई। जब ये सिक्के खनकते हैं तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब चुपचाप भीगती आंखों से मैं अपने बेटे को देखती थी जो एक टॉफ़ी के लिए तरसता था। ये सिक्के मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने कितनी मेहनत से एक अफसर बेटे की माँ बनने का सपना देखा था और उसे पूरा किया। शायद तुम्हारे डिजिटल वॉलेट में वो संतोष नहीं मिलेगा जो मुझे इस गुल्लक में मिलता है। तुम्हारे लिए ये चिल्लर हो सकता है, मेरे लिए मेरी जीत है, मेरी यादें हैं, मेरा आत्मसम्मान है। एकदम सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद किसी ने श्यामा देवी को सिक्कों के लिए कुछ नहीं कहा। रिया ने खुद उनके लिए एक नई गुल्लक खरीद दी और अंकुर ने पहली बार उनकी गुल्लक में 500 का नोट डालते हुए कहा, माँ, अब आपकी जीत में हम भी हिस्सेदार हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये दोनों कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।